अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अक्टूबर नवंबर 2025 का पेपर 1-3। अच्छा, पेपर वही है 1 आवर 50 मिनट्स का। कोशिश करके 1 आवर 50 मिनट्स में ख़त्म करते हैं। सवाल क्या है? पहला बेटा, इसका पहला सवाल है एक्सपैंड 2 माइनस एक्स बाई 2 रिच पावर 6 इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स इंक्लूडिंग अ टर्म एक्स क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब यानी कि फोर्थ टर्म तक जाना होगा। तो बेटा अगर मैं इसे एक्सपैंड करता हूँ तो ये बन जाता है 2 की पावर 6 प्लस 6c1 2 की पावर 5 माइनस एक्स बाई 2 के ऊपर पावर 1 प्लस 6c2 2 की पावर 4 माइनस एक्स बाई 2 के ऊपर पावर 2 प्लस 6c3 2 की पावर 3 माइनस एक्स बाई 2 के ऊपर पावर 3। एक्स क्यूब तक आ गए हम लोग। सही है। अब भाई 2 की पावर 6 बेसिकली 64 होता है, 6c1 6 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, और ये आ गया माइनस एक्स बाई 2। 6c2 15 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4। 6c3 20 होता है, ये 8 हो गया, और ये हो गया माइनस एक्स क्यूब बाय 8। अब अगर मैं बेटा आप लोगों से इसकी एक्सपेंशन की बात करूं तो ये बन जाएगा 2 और ये 32, क्या बच रहा है 16। अच्छा 64 6 इंटू 16 बेटा 96 होता है वैसे तो, हाँ माइनस 96x। फिर यहाँ पे बेटा 4 बचेगा, 15 इंटू 4 60 होता है वैसे, हाँ 60 हो गया, प्लस 60 एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स क्यूब। सीधे सीधे हमारे पास बेटा ये चारों टर्म आ गए एक्सपेंशन के। फिर उसके बाद इसका सेकंड पार्ट क्या है? हेंस फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अरे यार ये ऑलरेडी मेरे पास एक्स क्यूब तक एक्सपैंड हुआ हुआ है और ये एक एक्सप्रेशन है, सही है। अब अगर मैं इसकी उठा के सिर्फ एक्सपेंशन जो कि क्यूब तक हुई हुई है वो लिख दूं तो क्या बनती है कहानी? 3 माइनस एक्स प्लस 2x क्यूब, और इसकी एक्सपेंशन आई है 64 माइनस 96x प्लस 60x स्क्वायर माइनस 20x क्यूब। अब बेटा मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब मुझे देखना होगा कि एक्स क्यूब आएगा कहाँ कहाँ। भाई अगर मैं इस 3 को मल्टीप्लाई कर दूं माइनस 20x क्यूब से एक्स क्यूब वाला टर्म आएगा। इस माइनस एक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं एक्स स्क्वायर वाले टर्म से तब भी मेरे पास बेटा एक्स क्यूब आएगा। अगर फ़र्ज़ करें मैं इस 2x क्यूब को मल्टीप्लाई कर दूं इस 64 से तब भी एक्स क्यूब आएगा। और कोई भी तरीका एक्स क्यूब का, ये क्योंकि ये तो एक्स स्क्वायर बनाएगा या x4, और कोई तरीका नहीं एक्स क्यूब का। तो अब मैंने क्या हरकत करी बेटा? पहले ग्रीन वाले को मल्टीप्लाई करा, 3 इंटू 20 60 होता है, माइनस 60 एक्स क्यूब माइनस ये रेड वाले जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये भी आ गया माइनस 60 एक्स क्यूब। ओके, फिर बेटा 2 इंटू 64 128 होता है वैसे तो, पॉजिटिव 128 एक्स क्यूब। तो बेटा ये हमारे पास बन रहा है माइनस 120 एक्स क्यूब प्लस 128 एक्स क्यूब। सो वी आर लेफ्ट विद व्हाट? 8 एक्स क्यूब। तो बेटा इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विल बी 8। ख़त्म हो गई कहानी। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें क्या हो रहा है आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक इक्वेशन दे दी है, सॉल्व द इक्वेशन tan इनवर्स ऑफ 5x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4, tan ऑफ माइनस पाई बाय 4। चलो यहाँ पे बेटा tan इनवर्स है, उस तरफ जाके बेटा 5x माइनस 3 विल बी इक्वल टू tan ऑफ माइनस पाई बाय 4। अब बेटा हमें पता है tan ऑफ माइनस पाई बाय 4 माइनस 1 होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। देखो tan पाई बाय 4 1 है, माइनस पाई बाय 4 का ये मतलब है, सही है। कौन सा क्वाड्रेंट है भाई? ऐड शुगर टू कॉफ़ी। tan पाई बाय 4 1 होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में -1 होता है। आप चाहें तो बेशक कैलकुलेटर में निकाल के भी देख लीजिएगा।
5x माइनस 3 इज इक्वल टू -1। तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू -3 उधर जाके प्लस हो गया तो 2 बच रहा है। बेटा आपके पास x की वैल्यू आ गई 2/5। अच्छा, अगर किसी बच्चे को ये भी मसला होता है कि यार ये कैसे कर दिया, बेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। शेफ tan इनवर्स ऑफ -π/4, देख ले -1 आ रहा नहीं, -π/4 बेटा आना चाहिए आपके पास tan इनवर्स ही tan ऑफ -π/4, तो ये आ रहा है -1। ठीक है, अब जब ये कहानी हो गई इसके बाद हमने क्या करना है, सॉल्व दिस इक्वेशन। भाई ये जो इक्वेशन है इसकी डोमेन बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी डोमेन इन्होंने दी है π/2 से 2π, यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट है खाली यहाँ पे, सही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे साइन है, तो बेटा मुझे पता है मैं कॉस स्क्वायर को साइन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा प्लस 4। ठीक है, अब बेटा ये हो जाएगा 5 माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा प्लस 4। 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0, सबको राइट हैंड साइड ले गया था मैं। अब फिर बेटा हमारे पास ये वही है, एक डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, साइन थीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a 2 इंटू 5। तो बेटा आपके साइन थीटा, डायरेक्ट मैं कैलकुलेटर से ही क्वाड्रेटिक कर रहा हूँ भाई, ये आ रहा है 5 प्लस 4 माइनस 1। तो आपके पास बेटा एक साइन थीटा की वैल्यू आई 1/5 और एक वैल्यू आई -1। अब देखो आपको तो थीटा चाहिए और रेडियन में है, तो आप लोग पहले तो कह देंगे कि भाई देखो साइन थीटा आ गया 1/5 और एक बार मैंने क्या कर दिया, साइन थीटा आ गया -1। अब बेटा देखो हमें जो है ना इतना याद रखना है कि साइन का जो ग्राफ होता है वो -1 सिर्फ एक ही बार होता है। अगर आप लोगों को याद हो, साइन का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है भाई, और वो -1 सिर्फ एक पॉइंट पे होता है, और ये पॉइंट होता है बेटा 3π/2। तो आपने यहाँ पे तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1 रख दिया, लेकिन आपने आंसर क्या रखना है 3π/2, क्योंकि देखो अगर आप कैलकुलेटर में रख रहे होगे ना तो वो मोस्ट प्रॉब्ली -π/2 देगा। देख लेते हैं हम, शिफ्ट साइन इनवर्स ऑफ -1, ये दे रहे हैं -π/2, सही है, क्योंकि देखो जब नेगेटिव है तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू हो गया कैलकुलेटर, तो सही है। और वैसे भी यार अगर मैं -π/2 की बात करूं, -π/2 ये होता है ना, लेकिन हमारे पास डोमेन तो यूं है, एंटी क्लॉकवाइज चलती हुई है फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऑनवर्ड्स, सही है। तो आपने इसको लिख दिया 3π/2। चलो एक ही आंसर आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/5 है। 1/5 में हमें एक मसला है भाई, पहले आप निकालोगे अल्फ़ा, अल्फ़ा आएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/5। देखो कैलकुलेटर देगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, साइन इनवर्स ऑफ 1/5 हमने करा, शिफ्ट साइन इनवर्स ऑफ 0.2 इज 0.201, 0.201 आया है, लेकिन हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हम इंक्लूड ही नहीं कर सकते। साइन पॉजिटिव कहाँ का होता है, फर्स्ट में होता है और सेकंड में होता है। तो सेकंड में क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 0.201। तो कि ये आंसर आएगा शिफ्ट पाई माइनस आंसर 2.94। तो हमारा एक आंसर आ गया 2.94, एक आ गया 3π/2, 2.94 एंड 3π/2, सिर्फ दो आंसर आए आपके, सही है भाई। हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चन में डोमेन में
π/2 ऑनवर्ड्स था, यानी कि हमारे पास सिर्फ ये क्वाड्रेंट ये था और ये था और कुछ नहीं था, और थ्रू आउट हम क्लॉकवाइज ही मूव कर एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कर रहे थे। ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी के हिसाब से हमारे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा था 1/5 पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला हमने नहीं लिया। फिर -1 साइन सिर्फ एक ही बार होता है, तो वो होता है 3π/2 पे, एज इट इज़ लिख दिया, दैट्स इट। और यहाँ पे जाके हमारे ये वाला सवाल भी एंड हो गया है। ठीक है, शुरू के 200 क्वेश्चन इसके बहुत ही ज़्यादा सिंपल से हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हमारे पास क्या आ गया है, द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब बेटा यहाँ पे पता है हुआ क्या है, एक कर्व की इक्वेशन दे दी जो कि काफ़ी अजीब सी है। इनफैक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है, हमें नज़र भी आ रहा है। द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द कर्व, नॉन एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ द y कोऑर्डिनेट्स आर गिवन करेक्ट टू 6 डेसिमल प्लेसेस। परफेक्ट। अब इन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं वो आपको दे दिया। अच्छा, ये बेटा वही वाला है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाली चीज़, सही है। और वही स्मॉल चेंज आ रहा है पहले एक्स कोऑर्डिनेट में, तो वाई पे करस्पॉन्डिंग चेंज, फिर और स्मॉल चेंज, फिर स्मॉल चेंज। ये वही वाली कहानी है कि भाई अगर फ़र्ज़ करो हमारा कर्व बनता है, दो पॉइंट्स के दरमियान जो कॉर्ड बनता है ए बी, जितना हम करीब जाते रहेंगे उतना हमारा जो टेंजेंट का ग्रेडियंट होगा वो उतना ही सबसे छोटी कॉर्ड का ग्रेडियंट होगा। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे बातें क्या हो रही हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, गिव योर आंसर करेक्ट टू दिस। देखो आपको के की वैल्यू चाहिए ना, ये पॉइंट बी इस कर्व पे लाई कर रहा है, सही है बेटा, इसी के पॉइंट से ना। तो एक काम करते हैं, हम इसमें x की जगह 8.001 डालते हैं, f ऑफ 8.001, तो ये बन जाता है 1/2 8.001 की पावर 2/3, 8.001 -2 के ऊपर पावर 2। अच्छा बेटा यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यू लिखनी है और कोई वर्किंग नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेटर से करो, ज़्यादा अपना दिमाग आपने नहीं इसमें वो लगाना। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, आपके पास इक्वेशन क्या है, x की पावर x की पावर है 2/3। अच्छा ये पूरी चीज़ बेटा डिवाइड हो रही है या 2 से, और फिर बेटा ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है किससे, x - 2 का स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर। अब इन्होंने कहा है भाई वैल्यू डालो, वैल्यू आपने क्या डालनी है 8.001, आपने यहाँ पे सीधा सब्स्टिट्यूट कर दिया 8.001। जैसे ही आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा तो आपका आंसर आ गया बेटा 72.0300, 72.03038 क्या जाए आप 4 कर दोगे, क्यों, क्योंकि देखो बेटा इन्होंने आंसर भी कितने में मांगा है, 6 डेसिमल प्लेस में मांगा है ना, तो आपने 6 डेसिमल प्लेस में कर दिया, सही है। अब जब आपके बेटा ये पहले पार्ट का आंसर आ गया, इसके बाद इन्होंने क्या बात बोली आपको वो ज़रा अब आपने देखनी है। अब इन्होंने आपसे कह दिया है द टेबल बिलो शोज द ग्रेडियंट ऑफ द कॉर्ड ए बी ए सी करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेस। ठीक है भाई, ग्रेडियंट दे दिए करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेस, ए बी सबसे करीबी पॉइंट है, फिर ए सी थोड़ा सा दूर है, कितने ऑफर का है 0.01 का, फिर 0.1 यानी और ही छोटा फर्क आ गया। तो अभी कह रहे हैं कि भाई क्या ग्रेडियंट बन जाएगा आपको बेटा, अगर सॉल्व करना है तो आप ग्रेडियंट ऑफ ए डी कैसे निकालेंगे, ए और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं ना, एम ऑफ ए डी, ए क्या है y2 - 5/1, 75.038882 माइनस 72 y2 - 5/1 ओवर x2 - x1। तो बेटा इसका आंसर आएगा, इतनी बड़ी वैल्यूज़ हैं,
75.038882 माइनस 72 डिवाइड बाई 0.1, तो आ रहा है बेटा आंसर 30.3882। सही है, तो हम इसको कह देंगे 30.3888। 4 डेसिमल में चाहिए आंसर। एम ऑफ ए डी 30.3888, 4 डेसिमल प्लेस में आपका आंसर आ गया। फिर इन्होंने कहा है स्टेट व्हाट द वैल्यूज इन द टेबल सजेस्ट अबाउट एफ प्राइम ऑफ 8। देखो एक मेरी बात को ज़रा आप लोग समझने की कोशिश करो। देखो हो क्या रहा है, ए और बी का बहुत छोटा सा फ़र्क है, ए और डी का सबसे बड़ा फ़र्क है। जब हम लोग ए डी की बात कर रहे थे, ए से डी, तो ग्रेडियंट आया 30.3882। ए सी थोड़ा और करीब हुआ था, क्योंकि थोड़ा क्या यहाँ पे आ गया था ए सी। ग्रेडियंट हो गया हमारा क्या 30.0388। फिर बेटा जो बी है, बी देख रहे हो कितना करीब है, कितना छोटा सा फ़र्क है 0.001। तो बेटा ए बी का ग्रेडियंट आया आपका 30.0039, यानी कि ऑलमोस्ट 30। अब जो टेंजेंट बनेगा ए पे जो टेंजेंट होगा बेटा, उसका डेफिनेटली ग्रेडियंट एग्जैक्टली 30 के ही करीब होगा, क्योंकि जब इतना छोटा सा फ़र्क हो गया दो कॉर्ड्स के दरमियान, तो टेंजेंट के ही ग्रेडियंट के बराबर हो जाते हैं स्मॉल से कॉर्ड का जो ग्रेडियंट होता है। तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए विल बी 30, और पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 8 है। तो आप लोग यहाँ पे फ़ौरन से क्या कह दोगे भाई, सजेशन ये है कि एफ प्राइम ऑफ 8 विल बी इक्वल टू 30.0। सही है। अब बेटा ये वही वाली चीज़ है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, जो कि मैंने आप लोगों को कराई भी थी। इसके मैंने टोटल 4 से 5 क्वेश्चन अपने लेक्चर्स में कराए थे, क्योंकि आया आज तक ये बहुत कम बार है, लेकिन आता है, लेकिन ये फ्री के मार्क्स ही होते हैं। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे, क्योंकि इस सवाल ये 3 नंबर थे हमारे फ्री के, ये हम लोग आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे अब हम लोग आए। अब अगर मैं बेटा आप लोग के आगे देखूँ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स ऑफ अ प्रोग्रेशन आर 30, 20, k एंड k माइनस 5। अच्छा, इन्होंने ये नहीं बताया कि अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक, अभी फिलहाल 3 टर्म्स बताए। गिवन दैट द प्रोग्रेशन इज अर्थमेटिक, अब बता दिया भाई अर्थमेटिक है। देखो अगर आपके पास बेटा प्रोग्रेशन अर्थमेटिक है, पहले 3 टर्म्स क्या हैं 20, k माइनस 5। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अगर 3 टर्म्स दे दूँ तो मैं डिफरेंस निकाल सकता हूँ। डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या तो फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यही होता है भाई डिफरेंस। तो ये हो गया क्या, k माइनस 20 इज इक्वल टू k माइनस 5। चलो भाई ये दोनों तो जन्नत में गए। तो बेटा k क्या आ जाएगा 15, फर्स्ट टर्म आ गया भाई मेरा 15, ओ सॉरी सेकेंड टर्म आ गया 15। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं डिफरेंस की, k की वैल्यू आई है ना, तो बेटा हमारे अब टर्म्स क्या बन गए 20, 15 माइनस 5 इज 10। तो अब मेरा डिफरेंस क्या बन गया भाई 15 माइनस 20, डिफरेंस आया माइनस 5। चलो भाई अब मेरे पास टेक्निकली फर्स्ट टर्म आ रहा है 20, डिफरेंस आ रहा है माइनस 5। सही है। अब इन्होंने क्या कह दिया है, फाइंड द 30th टर्म। बेटा 30th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज a प्लस 29d, a प्लस n माइनस 1d होता है ना। तो बेटा ये हो जाएगा क्या, a क्या है हमारा 20 प्लस 29 इंटू माइनस 5। बेटा ये हो जाएगा 29 इंटू 5 तो माइनस 1, फिर 20 प्लस आंसर, तो आ रहा है बेटा क्या आपके पास माइनस 125। आप कैसे इसका बेटा 30th टर्म भी आ गया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, गिवन इंस्टेड दैट द प्रोग्रेशन इज ज्योमेट्रिक फाइंड द सम टू इन्फिनिटी। यार अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमें पता है रेशियो चलता है,
भाई रेशो की अगर हम बात करेंगे तो रेशो क्या बन रहा है, k/20, और थर्ड ओवर सेकंड थर्ड टर्म क्या है, k-5/k। ऐसे रेशियो निकलता है। तो बेटा ये क्या बन गया, k² इज इक्वल टू 20k-20 इंटू 5 विच इज़ 100। चलो भाई, अब ये बन गया k² -20k प्लस 100 इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। तो बेटा हमारे पास k की वैल्यू सीधा सीधा मैंने कैलकुलेटर से करी भाई, मैन्यू a पॉलिनॉमियल 2 1 -20 एंड देन 100। तो ये आ गई एक वैल्यू आई k की 10 और अच्छा एक ही आई, रिपीटेड है, ओके परफेक्ट। हाँ ये तो रिपीटेड आएगा, 20 -4ac इसका 0 आ रहा है। चलो भाई k की वैल्यू आ गई मेरे पास अब 10। अब यार अगर k की वैल्यू 10 आई है मेरे पास, तो अब मेरी जो तीन टर्म्स हैं वो क्या बन गए, 20 10 10 - 5 इज 5। तो मेरा रेशो क्या हो गया बेटा, 10/20 या 5/10। तो रेशो आ गया 1/2। फर्स्ट टर्म है 20। अब बेटा मुझे चाहिए सम टू इन्फिनिटी। सम टू इन्फिनिटी क्या होता है, a ओवर 1 - r। a है 20, 1 - हाफ, तो मेरा बच्चा सम टू इन्फिनिटी विल बी 40। आपके पास यहाँ पे सम टू इन्फिनिटी भी आ गया। सो टेक्निकली पहले पार्ट के बेटा 2 नंबर थे और ये दूसरे पार्ट के 4 नंबर थे। तीसरा पार्ट है ही नहीं। तो बेटा ये वाला सवाल आई गेस बड़ा ही कोई सिंपल सा था, किसी भी बच्चे को कोई मसला नहीं होगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब बेटा अगर मैं आप लोगों के आगे अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं मेरा बच्चा, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या है, एक अदद सेगमेंट बनाया एक सर्कल का। एक सर्कल का सेगमेंट कुछ इस तरह से कि उसका रेडियस 4 है, एंगल थीटा है। ये एक तरह से बेटा एक कॉर्ड है ना, देखो सर्कल तो पूरा ऐसे था, ये कॉर्ड है, सही है। कॉर्ड की लेंथ दे दी है 4√3। इन्होंने कहा थीटा निकालो। देखो एक तो तरीका है कोसाइन रूल से थीटा निकाल लो, सही है। लेकिन बेटा मैं थोड़ा सा काम चोरी करना चाहूँगा, मैं कोसाइन रूल नहीं लगाना चाहता। लेकिन अगर कोई बच्चा कोसाइन रूल भी लगाता है कोई मसला नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ थीटा चाहिए ना। मैंने इसको बीच में से तोड़ दिया, कॉर्ड है तो भाई ये 2 इक्वल हिस्सों में टूट जाएगी। तो ये लेंथ हो गई 2√3, ये भी लेंथ हो गई 2√3। अब बात सुने बेटा, मुझे चाहिए ये वाला एंगल, इसके ऑपोजिट है हाइपोटेन्यूज है। ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज बेटा साइन थीटा, मैं इसको बल्कि थीटा नहीं अल्फा कह देता हूँ, इसको अल्फा कह दिया। साइन अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। बेटा अल्फा विल बी साइन इनवर्स ऑफ बेटा √3/2। अच्छा आप लोग इतने टाइम से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, आपको इतना याद हो गया होगा कि साइन इनवर्स ऑफ √3/2 60 डिग्री होता है या π/3। ये अगर π/3 है तो बेटा थीटा क्या हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा विच इज़ 2 × π/3। तो बेटा थीटा की वैल्यू आ रही है आपके पास 2π/3। ये आप कोसाइन रूल से भी कर सकते थे, कोई इसमें मसला नहीं है। फिर उसके बाद फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द सेगमेंट PXQ। अच्छा इस पूरे सेगमेंट का एरिया मांगा है इन्होंने। अब एक बात सुनो बेटा, अगर ये है 2π/3 सही है, तो क्या हम लोग ये वाला एंगल निकाल सकते हैं बेटा। ये पूरा एंगल आएगा हमारे पास 2π - 2π/3, यानी कि POQ की अगर मैं बात करूं तो आएगा 2π - 2π/3, 2π - 2π/3। तो बेटा ये आ रहा है 4π/3। मेरा बच्चा अगर ये आपके पास आ गया 4π/3,
इन्होंने क्वेश्चन में मांगा क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट। भाई मैं इस पूरे का भी एरिया निकाल सकता हूँ, रेडियस 4 है, एंगल है, इस सेक्टर का तो मेजर सेक्टर का तो एरिया निकल आया। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर, थीटा की जगह 4π/3। मेरा बच्चा ये हो जाएगा 8 4 ज़ा 8 × 4 32 / 3, ये हो जाएगा बेटा 32/3 पाई। ये आ गया मेरे पास इसका सेगमेंट, मेजर सेक्टर का। फिर बेटा अगर सेगमेंट की बात करी जाए मुझे ये भी चाहिए होगा, सही है, तो ये आ जाएगा हाफ AB sin C से एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाफ AB sin 2π/3, बेटा 2 जन्ना 2 8, और बेटा sin 2π/3 इज √3/2, सही है, तो ये आ जाएगा 4√3। परफेक्ट। फिर आपसे अगर मैं कह दूं एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट विल बी 32π/3 प्लस 4√3। बेटा ये इसका फाइनल आंसर है, आप यहीं पे इसको छोड़ दें एग्जैक्ट फॉर्म में। अच्छा ये सवाल बस इतना ही सिंपल है। अच्छा यार एक बात है, मैं ऐसी एक बच्चों से देखी है मैंने, बच्चों में अल्लाह माफ़ करे बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि सेक्टर और सेगमेंट में फ़र्क क्या है। ये क्या है, बीमारी है बच्चों को। सुन लो, अगर एक सर्कल है, सही है, कोई भी ऐसी लाइन बना दूँ, इस लाइन को हम लोग कहते हैं कॉर्ड, सही है, कॉर्ड से सेगमेंट्स टूटते हैं, ये कहलाता है माइनर सेगमेंट, सेगमेंट, और ये कहलाता है मेजर सेगमेंट, सही है। अच्छा अगर कोई कॉर्ड हो जो कि सेंटर से गुजरे, उसको कॉर्ड नहीं कहते, फिर उसे हम कहते हैं डायमीटर। अच्छा फिर एक और बात सुन लो, एक सर्कल है, उसका ये रहा सेंटर, अगर मैं बेटा सेंटर से दो लाइनें इस तरह से बनाऊं, सो हम लोग किस में तोड़ रहे होते हैं, सेक्टर में। ये छोटा वाला है तो माइनर सेक्टर, ये बड़ा वाला है मेजर सेक्टर। ऑल्दो दिस इज समथिंग विच इज टॉट इन ओ लेवल्स, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे एएस में आके ये नाम भी भूल जाते हैं, तो प्लीज़ ये नाम याद रखना। अब ये बात मैंने क्यों बोली, क्योंकि कुछ बच्चों के जहन में सवाल आ सकता है कि सर ये एरिया ऑफ सेगमेंट PXQ, सेगमेंट कैसे हो गया। अरे भाई इस तरह से हो गया कि एक पूरा सर्कल था ये, सही है, अब उसका ये इतना सा हिस्सा जो है ये एक सेगमेंट ही तो है उस सर्कल का, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और उसमें हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। सो बेटा अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 में अब हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे आपके पास कुछ ग्राफ दिया हुआ है और कुछ इस तरह से दिया है कि ये y = f(x) है और ये y = x³ है। ओके नज़र आ रहा है। The diagram shows y = x³ and y = f(x). The graph of y = x³ is transformed to y = f(x), यानी कि इसको ये बनाया है। अच्छा नज़र आ रहा है कि भाई स्ट्रेच भी हुआ इधर, और ये भी नज़र आ रहा है कि ट्रांसलेट भी हुआ है। अब बच्चे छूटते ही पूछते हैं कि यार ये सर आपने देखते ही कैसे बता दिया कि स्ट्रेच भी हुआ है ट्रांसलेट भी हुआ है। ये बच्चों के जहन में आता है, यार ये कैसे आप बता रहे हो। देखो गौर से सुनना बेटा, जब मैं यहाँ पे ओरिजिनल में 1 यूनिट x एक्सिस का बढ़ा रहा था तो y एक्सिस पे भी कितना बढ़ रहा था, 1 ही बढ़ रहा था। यहाँ पे जब मैं 1 यूनिट x का कम कर रहा था तो y का भी 1 कम हो रहा था, मानते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ा रहा हूँ x एक्सिस का, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, अब 2 हो रहा है, सही है। और यहाँ पे अगर मैं 1 यूनिट कम कर रहा हूँ तो 2 यूनिट कम हो रहे हैं, सही है बेटा, 4 से -6। तो इतना तो मुझे समझ आ गया, वर्टिकल स्ट्रेच है जिसका स्केल फैक्टर 2 है। ये बात मुझे क्लियर हो गई है कि भाई वर्टिकल स्ट्रेच तो हुआ है विद स्केल फैक्टर ऑफ 2।
लेकिन अब बच्चे कहते हैं कि सर आपने वर्टिकल स्ट्रेच तो कह दिया विद द स्केल फैक्टर ऑफ 2, लेकिन या फिर यहाँ पे ट्रांसलेशन आप कैसे कह रहे हो? क्योंकि देखो बेटा, अगर मैं वर्टिकली स्ट्रेच करता तो ये वाला जो पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है वो एक्स एक्सिस पे ही रहता। सिर्फ अगर मैं वर्टिकल स्ट्रेच करता विद द स्केल फैक्टर ऑफ 2 तो ये यूं बन रहा होता। सही है, क्योंकि जो एक वर्टिकल स्ट्रेच है एक्स एक्सिस से होता है ना, तो भाई अगर मैं यहाँ पे एक होना चाहिए था 1 इंटू 2, 2 हो गया। यहाँ पे बेटा अगर एक होना चाहिए था तो 1 इंटू 2, 2 हो गया डिस्टेंस। इतना तो समझ आ गया कि भाई स्केल फैक्टर 2 है। लेकिन यार ये वाला पॉइंट भी तो मूव हुआ है हमारा, और कहाँ चला गया है? देखो यहाँ आया फिर यहाँ। लेकिन अब थोड़ा सा मसला है। पहला काम जो कि मैंने समझना है, मैंने ये देखना है कि भाई अगर मैंने इसको कह दिया कि पहले मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, पहले मैंने इसे अगर स्ट्रेच करा है तो बेटा ज़रा समझें स्ट्रेच होके ये बनेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप स्ट्रेच करके ट्रांसलेट करो, या तो आप ये कर सकते हो पहले ट्रांसलेट करो और फिर स्ट्रेच करो। दोनों में आंसर में फ़र्क आएगा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का, लेकिन स्ट्रेच का फैक्टर 2 ही रहेगा। सही है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, डिस्क्राइब फुली a suitable sequence of transformations, make clear the order in which transformations are applied। अब मैं यहाँ पे पहला काम क्या कर रहा हूँ, मैं पहले स्ट्रेच कर रहा हूँ। The curve y is equal to x cube is stretched vertically, या हम लोग इसे कह सकते हैं स्ट्रेच पैरेलल टू। वर्टिकल स्ट्रेच का क्या मतलब होता है? पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है विद अ स्केल फैक्टर ऑफ 2। मैंने पहले स्ट्रेच कर दिया, फॉलोड बाय, अब देखो मेरी बात सुनो, अब जब मैंने इसे स्ट्रेच करा होगा, लिसन, ये कुछ ऐसा बना होगा हमारा। सही है बेटा, कुछ ऐसी कहानी बनी है। लेकिन अब ये देखो जो ये वाला पॉइंट है स्ट्रेच होने के बाद भी यहीं पे, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ गया? 3 यूनिट आगे है और 4 यूनिट नीचे है। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? 3 यूनिट्स टूवर्ड्स राइट एंड 4 यूनिट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, फॉलोड बाय a horizontal translation of 3 units towards right and 4 units vertically downwards। अब बेटा आपने अगर ऐसे लिखा, आप साथ में लिखेंगे दैट इज ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, लाजमी लिखना है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स होगा 3 और -4। अब लेकिन मसला पता है क्या है? अगर फ़र्ज़ करें कोई बच्चा मुझे कहता है कि यार सर मैं पहले ट्रांसलेशन चाह रहा हूँ और फिर मैं स्ट्रेच चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार कोई मसला नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन मैं अगर चाहूँ तो मैं एक और चीज़ भी कर रहा हूँ बेटा, और करके बता देता हूँ ताकि आप लोगों का दिमाग तो खुले, क्योंकि बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं यार। अब अगर फ़र्ज़ करो ये एक चीज़ है, ये है ना भाई ओरिजिनल। अगर मैं बेटा वर्टिकल स्ट्रेच की बात करूं तो बेटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट पे तो कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, विच मीन्स कि जितना डिस्टेंस यहाँ से होगा उतना वही रहेगा। तो अब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट पहले था 0, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो मैं ये बात कह दूंगा यार 3 यूनिट टूवर्ड्स राइट, पहले ट्रांसलेट करा, 3 यूनिट टूवर्ड्स राइट ट्रांसलेट करा, और फिर मैंने क्या करा 2 यूनिट नीचे ले आया हूँगा, क्योंकि अगर डिस्टेंस पहले 2 था, मल्टीप्लाई बाय 2 होने के बाद ही तो 4 हुआ है। सही है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि यार 3 यूनिट राइट और 2 यूनिट वर्टिकली डाउन,
तो अगर मैं पहले ट्रांसलेशन करता तो मैं क्या कर रहा होता कि भाई पहले आपने करी है ट्रांसलेशन, कौन सी, 3 - 2। 3 - 2 ट्रांसलेशन का क्या मतलब है, यहां पे ले आया भाई, सही है। ये देखो बेटा, ये ओरिजिनल ग्राफ यहाँ ले आया। अब मैंने क्या करा होगा, मैंने फिर इसको स्ट्रेच करा, क्योंकि देखो इसका पहले डिस्टेंस यहाँ से 2 था, 2 × 2 वर्टिकल स्ट्रेच करा है, तो बेटा ये क्या हो गया, 4 हो गया, यहाँ से यहाँ पूरा 4 हो गया। पहले ये देखो बेटा, अगर यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना था, 1 यूनिट, अब कितना हो गया बेटा, 2 यूनिट हो गया। इस तरह से आपको एनालाइज करना होता है। तो अगर कोई बच्चा यहाँ पे लिखता है ना, पहले ट्रांसलेशन और फिर उसके बाद स्ट्रेच, पूरे नंबर मिलेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले स्ट्रेच करा और फिर ट्रांसलेट लिख दिया, मेरे भी पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, तो ऑर्डर इस तरह से इंपॉर्टेंट होता है कि भाई या तो आप अगर इस तरह से कर रहे हो तो ऑर्डर आपने इंपॉर्टेंट देखना होगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या बात हो रही है, you are given that f of x is equal to a times x plus b whole cube plus c। अच्छा जी, state the values of a, b and c। देखो मेरी बात सुनो, a क्या है, वर्टिकल स्ट्रेच, प्लस b 3 यूनिट टूवर्ड्स राइट गया हूँ। तो जब भी हम राइट जाते हैं तो हम x की जगह x माइनस b लिखते हैं, तो ये b की जगह -3 आ जाएगा। और c 3 यूनिट नीचे गया हूँ, तो कितने यूनिट नीचे गया हूँ, सॉरी 4 यूनिट नीचे गया हूँ, तो b की जगह -4 आ जाएगा। तो बेटा मेरी जो इक्वेशन बन जाएगी, मैंने सिंस पहले वर्टिकल स्ट्रेच करा है, 2 टाइम्स वर्टिकल स्ट्रेच x, और बेटा ये मेरा क्या है, 3 यूनिट टूवर्ड्स राइट है, तो मैंने लिख दिया x -3 होल स्क्वायर। 4 यूनिट डाउन है तो -4 लिख दिया। तो बेटा मेरा जो f of x है वो ये बन जाएगा, f of x इज इक्वल टू, और देखो मार्क्स इन्होंने कितने दे दिए, 5 3 8 मार्क्स बांट रहे हैं ये लोग। -3 सी की जगह -4, ख़त्म हो गई बात। अब हम चलते हैं, इसका अगर कोई अगला पार्ट है तो वो देखते हैं। ये अगला पार्ट है ही नहीं, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। और इसके मार्क्स देखें आप लोग बेटा, पूरे पूरे 8 नंबर हैं सिर्फ एनालाइज करने के। तो अब हम चलते हैं बेटा अगले सवाल पे, यहाँ इस सवाल को यहीं पे छोड़ देते हैं, अब हम आई गेस क्लियर होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक ये चीज़ गलती कर दी है, 3 है ना, ये 2 नहीं लिखना था, ये 3 रहेगा। सही, इस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, लेकिन यहाँ पे तो ABC मांगा है। चलो अब हम चलते हैं अगले सवाल पे, जो क्या है क्वेश्चन नंबर 7। अब यार अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब हम लोग यार सुकून से। द फंक्शन g इज डिफाइंड बाय दिस, ओके, जब इसकी डोमेन दे दी है 3/a। एक चीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग बेटा, ये एक रेसिप्रोकेटिव ग्राफ है और हाफ यूनिट वर्टिकली आप राइज भी कर रहा हूँ मैं इसे, ठीक है। मैंने आप लोगों को रेसिप्रोकेटिव ग्राफ पढ़ाने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका दिया था कि जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हो ना उसको इक्वल टू 0 कर दो, यानी कि यार ax - 3 को इक्वल टू 0 करो, तो बेटा x क्या आ रहा है, 3/a। तो यहाँ पे क्या बनता है, वर्टिकल एसिम्पटोट। तो बेटा हम लोग ये बात कह सकते हैं कि यार 3/a पे x की वैल्यू होगी 3/a, उस पर बनेगा एक अदद वर्टिकल एसिम्पटोट। ये बात सबको क्लियर है। फिर बात क्या है, यहाँ पे हम x की जगह डालते हैं इन्फिनिटी। तो भाई अगर लिखा हुआ है 2/a टाइम्स इन्फिनिटी -3 प्लस हाफ, अरे यार 2a इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी -3 भी इन्फिनिटी होता है, प्लस हाफ, एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो क्या बन रहा है, 0 + हाफ। तो हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहाँ बनेगा, पॉजिटिव हाफ पे। ये वो चीज़ें जो कि बेटा ने आप लोगों को रेसिप्रोकेटिव ग्राफ्स में काफ़ी डेप्थ में पढ़ाई, लेकिन देखो यहाँ पे वेरिएबल फॉर्म में ना मैं इसलिए ऐसे चला रहा हूँ। अच्छा मुझे नहीं पता भी पेपर में क्या मांगा है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि फंक्शंस के ग्राफ में बच्चे फंसते हैं। फिर एक सवाल आता है कि यार सर हाउ कैन वी डिसाइड कि कौन सा हिस्सा हॉरिजॉन्टल के ऊपर है या नीचे है। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 3/a से बड़ी डालूँ
तो पॉजिटिव है। तो बेटा ये पूरी चीज़ अगर 3/a से बड़ी, 2/a टाइम्स 3/a माइनस 3, जन्नत जन्नत 0। तो ये अब इससे भी अगर मैं बड़ी 4/a डालता हूँ, सही है, 2/4/a टाइम्स a टाइम्स 4/a माइनस 3a, तो अभी आएगा पॉजिटिव। तो मुझे पता है मेरा ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये चीज़ हमें पता है। क्वेश्चन में इन्होंने क्या कह दिया, सिर्फ ये बनाना है, यानी कि यार एक ओवरऑल डिक्रीजिंग ग्राफ बनाना है हमने। अच्छा, मुझे अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं पता है सवाल में मांगा क्या है, लेकिन मैंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया ऐसे ही रेसिप्रोकेटिव का, जो कि बच्चों को आना चाहिए। अब सवाल क्या है, द फंक्शन g इज डिफाइंड बाय दिस फॉर x बीइंग ग्रेटर देन 3/a वेयर a इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ओके गुड, फाइंड g इनवर्स। यार इसका तो g इनवर्स चाहिए, यानी कि 1 to 1 होगा तभी तो इसका इनवर्स मांग रहे हैं। तो आपने कह दिया y इज इक्वल टू 2/ax माइनस 3 प्लस हाफ। ओके, तो भाई ये हो जाएगा 2/ax माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस हाफ। सही है, फिर क्या आ जाएगा, 2/ax माइनस 3 इज इक्वल टू 2y माइनस 1/2। एलसीएम ले लिया यार मैंने, बेहतर रहेगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा 2 2 4/2y माइनस 1 इज इक्वल टू ax माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। फिर बेटा ax इज इक्वल टू 3 प्लस 4/2y माइनस 1। बेटा आपको तो x को सब्जेक्ट बनाना होता है, तो अगर मैंने x को सब्जेक्ट बनाया, ये बन जाएगा 3/a प्लस 4/2ay माइनस a। भैया दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा भाई ये। चलो जी, ये वाली कहानी हमारे पास बड़े आराम से आ गई। अब अगर मैं इसको देखूं, मुझे इसको एलसीएम भी तो लेना है ना। एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको सिंप्लीफाई अलग तरीके से करता हूँ। पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बात करूँगा। भाई ax इज इक्वल टू, क्योंकि ये थोड़ा सा बदसूरत लग रहा है, हमें बड़ा खूबसूरत सा रिप्रेजेंटेटिव बनाना होता है। ax इज इक्वल टू 4/2y माइनस 1 प्लस 3। बेटा ax इज इक्वल टू 4 प्लस 2 3 6y माइनस 3/2y माइनस 1। बेटा x इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज 1 प्लस 6y ओवर 2y माइनस 1 इंटू a। भाई मुझे तो इन्वर्स चाहिए, तो ये हो जाएगा g इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस 6x ओवर a टाइम्स 2x माइनस 1। तो बेटा ये हमारे पास आ गया g इन्वर्स ऑफ x। थोड़ा सा बदसूरत लग रहा है, लेकिन सही है, पहले से तो बेहतर लग रहा है। अब इन्होंने क्या कह दिया, एंड हेंस वेरीफाई इफ a इज इक्वल टू 6 देन g इनवर्स विल बी इक्वल टू g ऑफ x। चलो जी, ये भी शो करना है। अगर मैं a की जगह 6 डालूं, तो बेटा g इनवर्स ऑफ x क्या बन रहा है, a की जगह 6 डाल रहा हूँ मैं। ओके, 1 प्लस 6x ओवर 6 टाइम 2x माइनस 1। तो g ऑफ x क्या है हमारे पास, ये है ना भाई g ऑफ x। g ऑफ x भी अब हम लोग देख लेते हैं भाई। g ऑफ x में भी 6 डाला है मैंने, 2/6x माइनस 3 प्लस हाफ। सेम बनाना है भाई, चलो कोई मसला नहीं है, बन गया है, इनफैक्ट बड़े आराम से बन गया है। g इनवर्स ऑफ x विल बी इक्वल टू बेटा 1 प्लस 6x अपॉन 6 2 12x माइनस 6। सही है, और
और ये क्या बन जाएगा, जी ऑफ एक्स, बेटा एलसीएम लिया 2 इंटू 6x माइनस 3, 2 2 4 प्लस 6x माइनस 3, तो बेटा ये क्या बन रहा है अब, जी ऑफ एक्स 4 प्लस माइनस 3 इज़ 1, 1 प्लस 6x अपॉन 12x माइनस 6, दोनों के दोनों बेटा सेम आ गए, या आपने दोनों को सेम प्रूफ कर दिया। अच्छा, एक तो ये तरीका है कि दोनों को साथ साथ लेके चलो, एक तरीका है कि किसी एक को आप कंसिडर करके सिंपलीफाई करते रहो। कैम्ब्रिज वाले हमें ये अलाउ करते हैं कि दोनों को एक साथ ले जाओ। अच्छा, ये सवाल बस इतना सही था, मैं तो पता नहीं क्या क्या साइंस से इसमें करा रहा था, वो इन्होंने मांगी भी नहीं है। सही है, रेसिप्रोकेटिव ग्राफ और ये सब, वो सब इस सवाल में इन्होंने डिमांड नहीं करा है। 4 नंबर हैं, फ्री के हैं आई गेस। अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या हो रहा है, 2 पॉइंट्स दे दिए 6 1 एंड -2 7 लाई ऑन द ऑपोजिट एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अच्छा, ये दोनों पॉइंट्स बता दिए डायमीटर के पॉइंट्स हैं। भाई जब डायमीटर के पॉइंट्स आ गए, इन दोनों का मिड पॉइंट सेंटर हो जाएगा, तो भाई मिड पॉइंट क्या आएगा, 6 -2 अपॉन 2, 1 प्लस 7 अपॉन 2, तो भाई इसका मिड पॉइंट आ गया 6 - 2 इज़ 4, 4 डिवाइड बाई 2 इज़ 2, 1 प्लस 7 इज़ 8, 8 डिवाइड बाई 2 इज़ 4, सेंटर आ गया भाई हमारे पास। फिर अगर हमें रेडियस भी तो चाहिए होता है बेटा, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए सेंटर के। भाई सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ले लो, रेडियस मैं इन दोनों का ले लेता हूँ डिस्टेंस, या ये भी हो सकता था इन दोनों का डिस्टेंस लेके डिवाइड बाई 2 कर दूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट रेडियस ही निकाल लूँ। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 6 - 2 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर। तो ये आ रहा है बेटा 6 - 2 इज़ 4, 4 का स्क्वायर 16, 1 - 4 इज़ -3, 9, 9 प्लस 16 इज़ 25, रूट ऑफ 25 इज़ 5, 5 रेडियस आ गया। अब बेटा अगर मुझे इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा, x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। इक्वेशन क्या बन गई, x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हमारे पास बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। फिर इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि भाई द टू टेंजेंट्स टू द सर्कल विच हैव अ ग्रेडियंट ऑफ -12, दोनों चाहिए परफेक्ट, यानी कि ऐसी लाइन बन रही है -12, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच द टेंजेंट्स टच द सर्कल। बहुत प्यारा सवाल है ये। अब एक बात सुनो, कॉन्सेप्चुअल है ये, मैं ऐसी चीज़ें आप लोगों को करवा चुका हूँ लेक्चर्स में, हमारे ये एक एग्जैक्ट ऑलमोस्ट ऐसे एक सवाल है। देखो मेरी एक बात सुनो, अगर किसी लाइन का टेंजेंट है, टेंजेंट का ग्रेडियंट है -12, एग्जैक्टली इसकी ऑपोजिट ही होगा ये वाला टेंजेंट भी। सही है बेटा, अगर दोनों का ग्रेडियंट है -12, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के, पैरेलल लाइंस होंगी। सही है, दो टेंजेंट जैसे हो सकते हैं। और जब मैं इन दोनों को आपस में ज्वाइन करूंगा, एक डायमीटर फॉर्म होगा और ये हमारा सेंटर हो गया। अच्छा, एक काम करते हैं, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ P का, इसको मैं नाम देता हूँ Q का। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, PQ का जो ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट ऑफ PQ जो होगा, दैट विल बी 2, क्योंकि देखो भाई अगर हमारे पास दोनों टेंजेंट्स का -12 है, तो ये तो इसके साथ वो होता है ना राइट एंगल। अच्छा, अब ये वाली बात आ गई। अब इन्होंने कहा है सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकालो भाई उन पॉइंट्स के। अब मसला यार, हमारे पास सर्कल का रेडियस है 5, फिर हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 4। सही है। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि यार ये करूँ तो मैं क्या करूँ। अब देखो प्लीज़, ये वाली चीज़ें बेटा मेरे सेम एग्जाम्पल हमारे लेक्चर में गिवन है, मैंने सेम ऐसा ही एक एग्जाम्पल लेक्चर में डाला हुआ है हमारे। अब आपको पता है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ये रहे,
ये ग्रेडियंट है, ये ग्रेडियंट है, और ये पूरे का भी ग्रेडियंट है भाई, m इज इक्वल टू 2। अब अगर मैं इसको जब एनालाइज कर रहा हूँ कि भाई इसको मैं सॉल्व कैसे करूँ, तो मुझे इतना पता है कि भाई यहाँ पे जो पॉइंट होगा और यहाँ पे जो पॉइंट होगा उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे कोई ना कोई x और y, सही है। यहाँ पे भी एक इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे भी। मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को ऐसी अगर फ़र्ज़ करो आप लोगों के आगे, क्योंकि देखो एक तो तरीका है ग्रेडियंट से करने का, एक है लाइन की इक्वेशन। बेटा आपके पास पी क्यू की लाइन आ गई है, इसका एक पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकाल लो, y माइनस y1 m x माइनस x1, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। देखो बेटा ये लाइन आ जाएगी ना पूरी, ग्रेडियंट भी है पॉइंट भी है। अच्छा सर्कल की भी मेरे पास पूरी इक्वेशन है। अच्छा पहले तो मैं लाइन की इक्वेशन निकालता हूँ बेटा, y इज इक्वल टू 2x, हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई, लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x आ गई। अच्छा सर्कल की इक्वेशन क्या है, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। मैं बड़े आराम से y की जगह 2x डाल देता हूँ भाई, तो मेरे पास दोनों x कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इन्होंने मांगे भी खाली x कोऑर्डिनेट है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा बेटा 2x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 25। y की जगह 2x डाल दिया ना भाई मैंने, तो ये बन गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 4x स्क्वायर, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16x प्लस 16 माइनस 25 0, 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16x माइनस 20x, 4 प्लस 16 20 20 माइनस 25 माइनस 5। तो बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, सही है। अब आप बड़े आराम से यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने जाऊँ, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मैंने इक्वेशन गलत फॉर्म करी है, देख लूँगा मैं भी। चलो 5 माइनस 20 माइनस 5, कहीं ना कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है, क्योंकि मेरे पास जो है ना इसके जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत आ रहे हैं। लेकिन हाँ इसके बदसूरत कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट तो है ही नहीं, परफेक्ट है। तो बेटा आपने क्या हरकत करनी है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू 1, तो आ जाएगा 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20 अपॉन 2। तो बेटा ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस रूट 20 जो है 2 रूट 5 होता है यार, सही है, 2 रूट 5 अपॉन 2, तो 4 अपॉन 2 प्लस माइनस 2 रूट 5 अपॉन 2, दोनों इन्होंने खाली एक्स कोऑर्डिनेट मांगे, ओके। तो बेटा एक आ जाएगा 2 प्लस रूट 5 और एक आएगा 2 माइनस रूट 5, ये दो आपके एक्स कोऑर्डिनेट आ गए, सही है। क्योंकि बेटा यहाँ पे तो आप ब्रेकिंग द मिडिल टर्म कर नहीं सकते थे। अच्छा मैंने ये भी आप लोगों को बताया हुआ है कि इससे ब्रेकिंग द मिडिल टर्म कब होती है, जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0 के, 1 के, 4 के, 9 के, 16 के, 25 के, 36 के, यानी कि भाई जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, 1 या किसी भी ऐसे नंबर के बराबर हो जिसको परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट करता हो, तो आप सिर्फ तभी होल नंबर में या रैशनल आप लोग रूट्स निकाल सकते हो ना, हमेशा इरैशनल रूट आता है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा था, इक्वेशन देखते ही मैं वो हो गया था, लेकिन फिर मैंने क्या करा, मैंने यार इस तरह से देखा कि यार ये जो लाइन है और ये कर्व है, हाँ ये लाजमी इरैशनल नंबर लेके आ सकता है, सही है। तो बेटा ये थोड़ा सा आपको एनालाइज भी करना आना चाहिए। चलो भाई आगे चलते हैं आप।
8, चलो 8 यहाँ पे जाके एंड हो गया है। अब हमें मूव होना होगा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे, और क्वेश्चन नंबर 9 में अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक कर्व का पार्ट दिया है और उसकी इक्वेशन दे दी है, ठीक है, एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4.5, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। फाइंड द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फाउंड व्हेन द शेडेड रीजन इज रोटेटेड 360 डिग्री अबाउट द एक्स एक्सिस। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। अब एक काम करते हैं हम लोग पहले तो कोशिश में लग जाएंगे इन कोऑर्डिनेट्स को निकालने की। भाई ये कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। क्या हम यहाँ पे 4.5 डालेंगे, सही है, y इज इक्वल टू 4.5 की लाइन है। जैसे मैंने यहाँ पे बेटा 4.5 डाला y की जगह 4.5, तो ये बन रहा है x/2 प्लस 4/x। एलसीएम ले लिया मैंने, 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 4.5। बेटा दिस बिकम्स व्हाट, लेटर ऑन दिस बिकम्स 4.5 है ये, 2 into 4.5 is 9, x square plus 8 is equal to 9x by x square minus 9x plus 8 is equal to 0, x square minus 8x minus 6 plus 8 0, x minus 8 minus 1 x minus 8। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे x के दो कोऑर्डिनेट्स आए 1 और 8, सो दिस मीन्स ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 8। अब बेटा हमने पूरे शेडेड एरिया को रोटेट करना है 360 डिग्री अबाउट एक्स एक्सिस। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इस लाइन को रोटेट कर लेता हूँ 360 डिग्री अबाउट एक्स एक्सिस। जब मैंने इस लाइन को 360 डिग्री अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट करा, अ सिलेंडर इज फॉर्म्ड। एक ऐसा सिलेंडर बनेगा जिसकी हाइट हो जाएगी 7 और इसका रेडियस क्या होगा 4.5। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या बन रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई रेडियस है हमारा 4.5 और हाइट थी हमारी 7। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ रहा है 4.5 का स्क्वायर इंटू 7 एंड ये आ जाएगा 567/4 पाई। ये आ गई हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमें ये कर्व की इक्वेशन गिवन है। कर्व पे अगर मैं लिमिट्स लगाऊं 1 और 8 और इसको अगर मैं रोटेट करूं 360 डिग्री अबाउट एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे तो एक परफेक्ट शेप कोई नहीं बन रहा होता है, तो हमें इंटीग्रेट करके वॉल्यूम निकालना होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ रोटेशन ऑफ वॉल्यूम अंडर कर्व, ये क्या आती है, पाई 8 और 1 8 1 वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स। ये फॉर्मूला है हमारा, x की लिमिट्स हैं 8 1, y क्या है हमारे पास बेटा x/2 प्लस 4/x होल पे स्क्वायर डॉट डी एक्स। लेटर ऑन दिस बिकम्स व्हाट, पाई 8 1 x स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 2 4 बचेगा खाली 2ab प्लस 16 ओवर एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। बेटा ये a प्लस बी होल स्क्वायर से खुलेगा, यानी कि x/2 होल स्क्वायर प्लस 2x/2 b प्लस 4/x होल स्क्वायर से खुला है, ये कट गया था तो हो गया x स्क्वायर बाय 4 और ये x कट के खाली 4 और ये प्लस 16 ओवर एक्स स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन में इसने यहाँ पे लिख के दिखा दिया है। अब इसके बाद अगर मैंने इसको बेटा इंटीग्रेट करना है, तो मैं पहले तो इसे इंटीग्रेट करने अगर जाऊं तो ये हो जाता है x³ बाय 3 4 12 प्लस 4x
माइनस 16 ओवर x, और लिमिट्स हैं 8 एंड 1। अब जब ये बात हो गई तो ये पाए 8 क्यूब बाई 12 प्लस 4 इंटू 8 माइनस 16 बाई 8, अपर लिमिट माइनस 1 क्यूब बाई 12 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 16 बाई 1 माइनस लोअर लिमिट। तो बेटा ये अब क्या आ जाएगा, 8 क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस 4 8 ज़ा 32 माइनस 2, तो आ गया 218 बाई 3, 218 बाई 3 माइनस ये आ जाएगा 1 बाई 12 प्लस 4 माइनस 16 माइनस 143 बाई 12। अब ये पूरी वॉल्यूम क्या आ रही है, प्लस 218 बाई 3, ये आ गई 1015 बाई 12 पाई। अब अगर मुझे बेटा शेडेड एरिया की वॉल्यूम चाहिए, शेडेड एरिया वॉल्यूम, मैं सिलेंडर में से माइनस कर दूंगा। सिलेंडर क्या आया था हमारा 567 पाई बाई 4 माइनस 1015 बाई 12 पाई। तो हमारा क्या आंसर बन रहा है, 567 बाई 4 माइनस 1015 बाई 12, तो ये आ रहा है 343 बाई 6 पाई। ये हमारा इसका सिंपल सा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, अच्छा इस सवाल का और कोई पार्ट भी नहीं, अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल पे। और 8 नंबर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड 8 नंबर थे इसमें। हाँ, थोड़ी सी वर्किंग में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, फ्रैक्शन वगैरह हैं, तो बेटा यूज़ ऑफ कैलकुलेटर दैट्स द की बेटा। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। सो अगर मैं अब बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखूं, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक फंक्शन दे दिया है px² प्लस 4x प्लस q वेयर इट एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यूज वेयर p n के आर कॉन्स्टेंट्स। इट इज गिवन दैट p इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 10। ठीक है जी। अब अगर मेरे पास p और q की वैल्यू है तो बेटा f ऑफ x क्या बन रहा है, 2x² प्लस 4x प्लस 10। इसको बेटा इस फॉर्म में लिखना है। अब अगर मैंने इसको इस फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा a x प्लस b होल स्क्वायर प्लस c। बेटा दिस बिकम्स व्हाट, 2x² प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2abx प्लस ab स्क्वायर प्लस c। बेटा आपने सबसे पहले x स्क्वायर को कंपेयर करा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर। बेटा a की वैल्यू आ गई 2। फिर उसके बाद बेटा आपने x को देखना है, मेरा बच्चा 4x इज इक्वल टू 2abx, x कैंसिल 4, 2 इंटू 2b। बेटा b की वैल्यू अब आपके पास आ गई 1। फिर उसके बाद मेरा बच्चा आपने क्या करना है, कॉन्स्टेंट्स को देखना है। यहाँ पे कांस्टेंट 10 है और यहाँ पे क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस सी। 10 ए है 2, बी है 1 का स्क्वायर प्लस सी, तो बेटा सी आया आपके पास 8। तो मेरा बच्चा आपका जो एफ ऑफ एक्स बन गया वो बन गया 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 8। अच्छा, इसको देख के हमें पता चल रहा है यू शेप कर्व है, इसका टर्निंग पॉइंट है -1,8। ऑल्दो मांगा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से फ़ायदा होता है। फ़ायदा हो गया। रेंज मांग ली है एफ़ की। देखो अगर मुझे एफ़ की रेंज मांगी है, इट एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यूज़, तो इसका बेटा पता है मतलब क्या है, एक यू शेप कर्व विच इज़ एग्जिस्टिंग फॉर ऑल रियल वैल्यूज़। इसको अगर मैं देखूँ, -1,8 है ना, तो हमारे ये कर्व कुछ इस तरह से है, -1 और 8, ऑल रियल वैल्यूज यानी कि रुकेगा ही नहीं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ मिनिमम पॉइंट हम डिफाइन कर सकते हैं, और मिनिमम y कोऑर्डिनेट क्या है, इसका 8 है। तो बेटा इसकी जो रेंज हो जाएगी एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू +8।
अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने क्या बात बोल दी है, इट इज इंस्टेड गिवन दैट q इज इक्वल टू -5 एंड द रूट्स f of x इज इक्वल टू 0 आर 5m एंड -3m वेयर m इज अ कांस्टेंट फाइंड वैल्यूज ऑफ p एंड m। रुको बेटा, मैं पहले f of x देख लूँ, q की जगह -5 है, px² प्लस 4x और -5। बेटा आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इन्होंने कह दिया जब आप इसको ज़ीरो करोगे ना f of x को, तो आपके जो रूट्स आएंगे यानी कि जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी 5m और -9m। अच्छा बेटा, अब आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें याद करा देता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ मेरे कॉन्सेप्ट्स जहन में आएँ। या जब मैंने आप लोगों को बेटा ये पढ़ाना शुरू करा था, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है ax² प्लस bx प्लस c, फिर एक होता है ax माइनस h, यानी कि मैं लिख के भी दिखा देता हूँ बेटा। एक होता है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c, फिर एक होता है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस k, जिससे हमें डायरेक्टली टर्निंग पॉइंट पता चलता है। और इन दोनों में अगर a ग्रेटर देन 0 हो यू शेप होता है, a लेस देन 0 हो तो n शेप होता है। फिर मैंने एक और चीज़ भी बताई थी, वो क्या थी, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये मैंने 3 आपको तरीके बताए थे। अब बेटा अगर हम बात करें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बेटा आपको रूट्स दे दिए हैं, एक दिया है 5m और एक दिया है आपको -9m, ठीक है। अब एक तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाऊं तो हमारे पास बेटा p और m बड़े आराम से निकल जाएगा। लेकिन इस वाली की लिमिटेशन क्या है कि आपके पास x² का बेटा कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, x² का कोफिशिएंट 1 लाजमी है। तो अब मैं क्या करूं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे फंस गया कि भाई अगर मेरे पास यहाँ पे रूट्स गिवन है 5m और 9m, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, मैं यहाँ पे इसको f of x को ऐसे क्या लिख सकता हूँ बेटा, p मैंने 1 ओवर p मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा px² प्लस 4x 1 ओवर p से मैंने डिवाइड कर दिया एक तरह से, इज इक्वल टू 0 है ना ये। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा बेटा, x² प्लस 4 ओवर p x माइनस 5 ओवर p इज इक्वल टू 0। मानते हो ये बात। अब बेटा हमारी जो फॉर्म है वो क्या कहती है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। अब बेटा आपके पास रूट्स क्या हैं, 5m और -9m, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यार, 4 ओवर p लिखा हुआ है। तो मैं क्या आप लोग के आगे इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, अगर आप लोग सोचें, माइनस सम ऑफ रूट्स, सम क्या है हमारा 5m प्लस -9m इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5m इंटू -9m इक्वल टू 0। सही है। तो मेरे पास बेटा ये इक्वेशन बन गई, x², 5 माइनस 9 इज -4, ठीक है, और -4 हो गई ना, माइनस माइनस प्लस 4x, सही है, और फिर 4mx माइनस 4 9 45 m² इज इक्वल टू 0। अब हम लोग एक काम करते हैं, मुझे इतना पता चल गया यहाँ पे पॉजिटिव 4mx है और यहाँ पे क्या है 4 ओवर px है, दोनों को आपने कंपेयर कर लिया भाई, x² प्लस 4mx माइनस 45 m² इज इक्वल टू x² प्लस 4 ओवर px माइनस 5 ओवर p। x को अगर मैं कंपेयर करूं तो बेटा 4mx इज इक्वल टू 4 ओवर px, x कट गया, सही है। तो बेटा आपके पास एक इक्वेशन बन रही है क्या, m इज इक्वल टू 1 ओवर p, एक इक्वेशन बन गई m इज इक्वल टू 1 ओवर p,
फिर उसके बाद हमारे पास बेटा कॉन्स्टेंट्स में क्या हो रहा था, कांस्टेंट है यहाँ पे -45m², और यहाँ पे क्या है -5/p। सही है। अब हम लोगों ने क्या करा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया भाई। m मेरे पास क्या है बेटा 1/p आया है, 1/p का सॉरी 1/p होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/p। सही है मेरा बच्चा, ये बन जाएगा क्या 45/p² इज इक्वल टू 5/p। अच्छा जी, ये अब क्या बन जाएगा 45/5 इज इक्वल टू p²/p। जन्नत जन्नत, तो बेटा p की वैल्यू आ गई 9 एंड बेटा m की वैल्यू आ गई 1/9। सही है। तो बेटा यहाँ पे m और p दोनों आप लोगों ने बड़े आराम से कर लिया। अच्छा, अब बात ये है कि जो x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, ये वाला बेटा आज तक यूज सिर्फ 3 से 4 बार हुआ है, लेकिन बेटा हुआ है इसीलिए मैंने लेक्चर में इसको बार बार कराया था। और इनफैक्ट आप लोगों का एएस के सिलेबस का स्टार्ट ही मैंने यहाँ से करा था, पहली या दूसरी क्लास में मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी। तो आई होप आप लोगों को ये भी पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। अब बेटा हम लोग ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमारे इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन है। प्लीज़ इसको आप लोग ज़रा समझें। एक कर्व की इक्वेशन है। चलो, द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट इंटरसेक्ट्स द लाइन y इज इक्वल टू -8x। अब बेटा पता है बात क्या बोली है इन्होंने, कोऑर्डिनेट्स निकालो उस पॉइंट के जो कि टेंजेंट टू द कर्व हो इस पॉइंट का। अब यार टेंजेंट टू द कर्व अगर इस पॉइंट का चाहिए मुझे तो पहले बेटा टेंजेंट की ग्रेडियंट चाहिए। टेंजेंट के ग्रेडियंट के लिए मुझे पहले इसको डिफरेंशिएट करना होगा। सो वी विल टेक d/dx ऑन बोथ द साइड्स, d/dx ऑन बोथ द साइड्स 3x - 8 raised to power -1 -6 x - 1 raised to power -1। तो मेरा बच्चा ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -8 3x - 8 raised to power -2 प्लस 6 x - 1 raised to power -2। अच्छा बेटा एक छोटी सी चीज़ रह गई है, यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई नहीं करा है, कॉम्पोजिट है ना 3, ये हो जाएगा प्लस 6 x - 1 raised to power -2। ब्रैकेट के डेरिवेटिव से भी तो मल्टीप्लाई करते हैं भाई। तो मेरा बच्चा आपके ये क्या एक्सप्रेशन बन रहा है 8 3s are 24 -24 ओवर 3x - 8 raised to power 2 प्लस 6 ओवर x - 1 का स्क्वायर dy/dx आ गया। अब हमें चाहिए ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट ना, तो मैं पहले क्या करूँगा भाई, ग्रेडियंट निकाल लूँगा जब x की वैल्यू 3 है। m at x इज इक्वल टू 3 कैसे निकलेगा भाई, -24 ओवर 3 -8 होल स्क्वायर प्लस 6 ओवर 3 - 1 होल स्क्वायर। तो बेटा ये आ जाएगा -24 ओवर 3 3 9 9 - 8 1 का स्क्वायर 1 प्लस बेटा 3 - 1 2 का स्क्वायर 4। तो बेटा आपके पास इसका जो ग्रेडियंट आ रहा है वो आ रहा है -24 प्लस 3/2। भाई बहुत वाहियात सा ग्रेडियंट आ रहा है। मैं भी देखूंगा कि मैंने कोई गलती तो नहीं करी, अगर प्रूफ नहीं हो रहा होगा तो -45/2, क्योंकि ग्रेडियंट बहुत वाहियात है ये। चलो आगे देखते हैं हम लोग पे। आपको अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, अच्छा एक बात बताऊँ, ऐसा ग्रेडियंट हो भी सकता है, क्योंकि देखो इस लाइन का भी ग्रेडियंट क्या है -8 है भाई, हो सकता है। अच्छा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं हम। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी y - y1 m x - x1। तो बेटा ये हो जाएगा क्या 2y - 10 -45x प्लस बेटा 45 इंटू 3 135। तो बेटा ये आ जाएगा 2y प्लस 45x इज इक्वल टू 145। हमारे पास बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई, बहुत अजीब से आई है लेकिन आई है।
किस लाइन से जाके इंटरसेक्ट करे, y इज इक्वल टू -8x से। अब इन्होंने मांगा, पूरे कोऑर्डिनेट्स मांगे, पूरे कोऑर्डिनेट्स मांगे, ठीक है यार। y की जगह मैंने क्या डाल दिया, -8x प्लस 45x इज इक्वल टू 145। बेटा -16x प्लस 45x इज इक्वल टू 145। 45 minus 16, 29x is equal to 145. 145 divided by 29, 5 आ गया। x कोऑर्डिनेट आ रहा है हमारे पास 5, एंड देन बेटा y क्या है आपके पास, -8 इंटू 5, तो y आ जाएगा -40। बेटा आपके पास x y कोऑर्डिनेट्स दोनों आ गए, तो आपका पॉइंट क्या बन गया है, 5, -40। और आपको इसके मार्क्स भी इन्होंने दिए होंगे, एटलीस्ट 4-5 तो दिए होंगे, 6 नंबर दिए हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हमारा अगला क्या है, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ द कर्व। भाई एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द कर्व के। मेरे पास बेटा ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन क्या है कर्व का, -24 ओवर या 6 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर -24 ओवर 3x माइनस 8 का स्क्वायर। अच्छा, अब बेटा अच्छा खासा बदसूरत सा एक्सप्रेशन है ग्रेडियंट का, लेकिन स्टेशनरी पॉइंट है ना, हमें पता है एट स्टेशनरी पॉइंट dy बाई डी एक्स हमारा होता है इक्वल टू 0। तो भाई अगर ये 0 हो गया तो ये हो गया 6 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर -24 ओवर 3x माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 6 ओवर x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 ओवर 3x माइनस 8 का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई हम। बेटा 6 के टेबल में 4 आता है, सही है। अब ये क्या बन जाएगा, 3x माइनस 8 का स्क्वायर 4 टाइम्स x माइनस 1 का स्क्वायर। ये आ रहा है बेटा 9x स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6 4 ज़ा 6 8 ज़ा 48 माइनस 48x प्लस 64 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। बेटा ये बन जाता है अब क्या, 9x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 64 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। सबको एक तरफ करते हैं, 5x स्क्वायर, खाली x कोऑर्डिनेट चाहिए ना, 9 माइनस 4 5 माइनस 8 माइनस 40x हाँ प्लस 60 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 0, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 0, x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6। बेटा एक x कोऑर्डिनेट 2 आ रहा है और एक x कोऑर्डिनेट 6 आ रहा है। आप फैक्टराइज करके भी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, दोनों x कोऑर्डिनेट मांगे थे। फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड हेंस डिटरमिन द नेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। अच्छा भाई, अब डबल डेरिवेटिव चाहिए और हर एक का स्टेशनरी पॉइंट की नेचर भी चाहिए। बेटा डबल डेरिवेटिव कैसे निकलता है, वी टेक डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 6x माइनस 1 रेज़ टू पावर माइनस 2 माइनस 24 3x माइनस 8 रेज़ टू पावर माइनस 2। बेटा ये आ जाएगा अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बेटा 6 2 ज़ा 12 माइनस 12 x माइनस 1 रेज़ टू पावर माइनस 3, 24 2 ज़ा 48
3x माइनस 8 रेज़ टू पावर माइनस 3, मज़ीद आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि अंदर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। यह आ जाएगा माइनस 12 ओवर x माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 48, 144 होता है वैसे, हाँ 144 अपॉन 3x माइनस 8 क्यूब। अब बेटा ये क्या बन रहा है हमारे पास, 144 ओवर 3x माइनस 8 क्यूब माइनस 12 ओवर x माइनस 1 क्यूब, ये आ गया। अब आपको बेटा डबल डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन चाहिए था, आ गया। फिर उन्होंने कहा दोनों की नेचर भी बताओ। एट x इज इक्वल टू 2, बेटा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 144 ओवर 3 इंटू 2 माइनस 8 का क्यूब माइनस 12 2 माइनस 1 का क्यूब। बेटा 144, 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 8 इज़ माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 माइनस 12 ओवर 2 माइनस 1 1 का क्यूब 1। तो भाई ये क्या आ रहा है, 144 डिवाइड बाई 8 नेगेटिव 18, तो ये आ गया माइनस 20। तो आप लोग क्या कह देंगे, एट x इज इक्वल टू माइनस 2। बेटा डबल डेरिवेटिव जब नेगेटिव आता है तो हमारा टर्निंग पॉइंट मैक्सिमम होता है, टर्निंग पॉइंट इज मैक्सिमम। फिर आप क्या करेंगे बेटा, एट x इज इक्वल टू 6 पे अब मैं निकालता हूँ बेटा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 144 ओवर 3 इंटू 6 माइनस 8 का क्यूब माइनस 12 ओवर 6 माइनस 1 का क्यूब। 144 ओवर 3 6 माइनस 8, ये तो आ रहा है 100, नहीं 10 का क्यूब है भाई, 1000 आ रहा है। अच्छा माइनस बेटा 12 ओवर 6 माइनस 1 5 का क्यूब इज 125, 12 डिवाइड बाई 125। ठीक है जी, अब हमारे पास ये आंसर क्या बन रहा है बेटा, हमारे पास आंसर बन जाएगा 144 ओवर 1000 माइनस 12 ओवर 125। बेटा हमारे पास पॉजिटिव आया आंसर, 6 ओवर 125 आया। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ भी टर्निंग पॉइंट आपका मिनिमम है। तो आप फॉरन से क्या कह देंगे, एट x इज इक्वल टू 6 टर्निंग पॉइंट इज मिनिमम पॉइंट। और यहाँ पे जाके बेटा ये भी एक आपका आंसर हो गया और ये भी आपका आंसर हो गया। यहाँ पे जाके बेटा हमारा ये पूरे का पूरा जो सवाल है ये एंड हो गया है और हमारे इस पूरे पेपर में कोई भी मसला होगा नहीं है, अगला कोई पार्ट है नहीं। हाँ बस सही है। तो बेटा अब हम लोगों ने P1 के सारे अक्टूबर नवंबर 2025 तक सारे पेपर डिस्कस कर लिए हैं और बेटा अब आप लोग पेपर देने जाएंगे, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। अल्लाह हाफिज़।